अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू पेडागोजी डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में कि आमोजगारों को जबान के हवाले से हुई उनकी पेशरफ्त के बारे में फीडबैक देने का सबसे मुअस्सर तरीका क्या है। ऑप्शन ए में है उस्ताद। यहां पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन ही को समझ लेते हैं हम, फिर आगे कहा यह जा रहा है कि आमोजगार यानी अधिगम करता यानी तालिबे इल्म है, जबान के हवाले से हुई उनकी पेशरफ्त यानी भाषा के हवाले से उनकी जो गलतियां हुई हैं उनके बारे में अगर आपको फीडबैक देना है कि गलती क्यों हुई, कैसे हुई, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। ऑप्शन ए में है उस्ताद को सिर्फ उन्हीं तलबा को फीडबैक फराहम करना चाहिए जो जबान के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। यानी पहला यह है कि जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं उन्हें ही फीडबैक देना चाहिए। ऑप्शन बी में है उस्ताद को चाहिए कि गलतियों का तज्जिया करे, तज्जिया यानी कि विश्लेषण करे, और फिर उनके अजाले के लिए, अजाला मतलब दूर करने के लिए, अजाले का मतलब दूर करने के लिए हिकमत अमली वज़ा करे और मादरी जबान के असर के बाइस होने वाली गलतियों को नजरअंदाज करे। यानी ये कह रहे हैं कि अगर कोई मादरी जबान की वजह से उसकी कुछ गलतियां हैं तो उसको नजरअंदाज करे, लेकिन वो कैसे दूर होगा इस बात की भी कोशिश करे। ये सबसे बेस्ट है आपका ऑप्शन बी जो लग रहा है अब तक। उस्ताद को यह समझकर गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए कि मुमकिन है कि तलबा क्लास में अपनी गलतियों की निशानदेही पसंद ना हो। यानी यह कहे कि उसको नजरअंदाज ही कर देना चाहिए, टोकना वोकना नहीं चाहिए। उस्ताद को तलबा की खामियों को जल्द अज जल्द निशानजद करना चाहिए। देखिए, हमें यह भी अगर गलती को नहीं टोकेंगे तो फिर गलती को ही आमोजगार सही समझ लेगा, तो इसलिए यह वाली बात भी गलत है। अगर हम निशानजद उसी वक्त करेंगे तो फिर वो अपना जो है अच्छे ढंग से जे इजहार ख्याल नहीं कर पाएगा, तो ये भी गलत है। लेकिन जो बी वाला आपका ऑप्शन है उसमें यह है कि गलतियों का तज्जिया करे, विश्लेषण करे और उनके अजाले के लिए यानी उसको दूर करने के लिए हिकमत अमली वज़ा करे। ये प्लस पॉइंट है, ये पॉजिटिव है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में, जबान की आमोजिश के लिए बतौर हिकमत अमली कहानी सुनाने का मकसद होता है तलबा को अखलाकियात की तदरीस, उस्ताद को कहानी जबानी याद करने के काबिल बनाना, तलबा को कहानी पढ़ने के काबिल बनाना, तलबा को जबान के साथ शरीक करना। देखिए, यानी ये कह रहे हैं कि जबान, जबान मतलब भाषा, भाषा सिखाने में बतौर हिकमत अमली के तौर पर कहानी क्यों सुनाया जाएगा। तो कहानी जो सुनाया जाता तो कहानी में सबसे पहले क्या होता है, कुछ मुहावरे आते हैं, कुछ दोस्तों ज़रबुल मसल आता है और कुछ जो है गैर मानूस अल्फाज आते हैं, और इन सभी का क्या होता है, बच्चे का जे इन सभी से वास्ता पड़ता है। तो इसीलिए सिर्फ अखलाकियात की तदरीस नहीं होती है, याद करना ये निगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। तलबा को कहानी पढ़ने के काबिल जी नहीं, बल्कि तलबा को जबान के साथ शरीक करना मकसद होता है। और जबान के साथ शरीक करने का मतलब यह हुआ कि तलबा को सुनना, बोलना, है ना, पढ़ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी इससे। तो इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में, एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया। उसने इस अमल में आमोजगारों को शामिल करने के लिए चंद गौर खौज की सरगर्मियों, कामों का मंसूबा बनाया। जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस व मुबाहसे के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात
इस तरह की तैयारियां होती हैं। सुनने के दरमियान की सरगर्मियां, सुनने की बाद की सरगर्मियां, सुनने की सरगर्मियों की तौसी और इत्तिबा, सुनने से पहले की सरगर्मियां। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझ लें, और क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक उस्ताद क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी, सुनने की सरगर्मी का मतलब यह हुआ कि सुनने वाला काम उसको वो क्या करता है, देना चाह रहा है, सुनने की सरगर्मी को जांचना चाह रहा है। ठीक है, इस अमल में आमोजगारों को शामिल करने के लिए कि बच्चे कैसे ध्यान से सुनेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि दोस्तों कुछ सरगर्मियों का मनसूबा बनाया। मनसूबा यानी खाका बनाया। और खाका क्या बनाया कि बच्चे कैसे दिलचस्पी पैदा करेंगे। अब बच्चे को हम कैसे बोलें कि वो दिलचस्पी पैदा करे, बात समझ रहे हैं? आदमी कोई भी हमारी बातों को कैसे सुनेगा, तो पहले बोलने का रिहर्सल लोग करते हैं कि क्या पहले बोलना है, बाद में क्या बोलना, हंसाना कब है। तो ये सुनने की दिलचस्पी पैदा करना। बहसो मुबाहसे के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात तैयार किया गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम पढ़ने से पहले हम काम करते हैं कि हम बच्चे को पढ़ाएं कैसे, तो इसी तरह ये सारे काम सुनने से पहले का काम है। तो इसीलिए क्या होगा कि सुनने से पहले की सरगर्मियां, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में कहा जा रहा है कि दूसरे जमात की उस्तानी निशा तलबा के जखीरे अल्फाज को फरोग देने पर काफी जोर देती है। जखीरे अल्फाज में इजाफे की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी होगी। यानी ये कहा जा रहा है कि एक निशा नाम की उस्तानी जी है जो दूसरे क्लास में पढ़ाती है, और वो बच्चों को जखीरे अल्फाज यानी लोगत को बढ़ाना चाहती है, जो डिक्शनरी पावर है। तो कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे को ज्यादा से ज्यादा जखीरे अल्फाज हो जाएंगे। ऑप्शन ए में है तलबा मौजूदा, तलबा जी तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के माने के बारे में कयास करें। कयास करें मतलब यह कह रहा है कि पहला जो है कि तलबा के पास जो भी सवाल आए या जो भी लफ्ज आए उसको वो संदर्भ में क्या करें, माना पता करें। तो ये एक क्रिएटिविटी है, ये तख्लीकियत है, ये दोस्तों पॉजिटिव होता है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही लग रही है। आगे देखिए, तलबा तमाम नए या मुश्किल अल्फाज के लिए लोगत देखें। लोगत देखना ये दूसरे पर हमें टेक लगाना हुआ, ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा। तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज को निशान जद करे और फिर उनके माना याद करे। याद करना अपने आप में ही निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। तलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद कर ले, फिर याद करना आया है, यह भी निगेटिव होगा। तो इसलिए बा, सा और दाल दोनों गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में कहा जा रहा है कि जबान की तदरीस की किस तरीके ने जबान के क्लासरूम में मादरी जबान के इस्तेमाल को खत्म कर दिया है। ऑप्शन ए में है इस्तिजराकी तरीका, फितरी तरीका, रास्त का तरीका और समई लिसानी तरीका। यानी यह कहा जा रहा है कि जबान का वो कौन सा तरीका है जिसने मादरी जबान को खत्म कर दिया। देखिए, जब आप जबान सीखते हैं तो कौन सी जबान सीखते हैं, मियारी जबान सीखते हैं। और मियारी जबान को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, तो मियारी जबान को दूसरी जबान या फिर इसे ही क्या कहते हैं, तो हदफ जबान आप सीखते हैं। तो इस जबान को किसके जरिया सीखते हैं, तो इस जबान को आप मादरी जबान के माध्यम से यानी मादरी जबान के जरिया सीखते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि वो कौन सा तरीका है जिसमें मादरी जबान को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है उसका। तो दोस्तों वो एक ही तरीका है कि जब आप जो लैंग्वेज सीखें उसी में आपको बात कराया जाए, और वो तरीका है रास्त का तरीका। जैसे आप अंग्रेजी सीखे, अंग्रेजी में ही आपकी सारी बातचीत हो, टॉकिंग हो, कम्युनिकेशन हो। हिंदी सीखे उसी में, तो ये डायरेक्ट मेथड या इसी को कहते हैं रास्त का तरीका। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है 6 नंबर में, उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है क्योंकि। यानी जो नए बच्चे हैं उसको किसी भी चीज को सिखाने के लिए हकीकी अशिया, और हकीकी अशिया वो चीज जिससे उसका वास्ता पड़ता है।
जैसे कलम है, पेन है ना, किताब है, इन सब से वो सहारा लेकर, जो कि दोस्तों रियलिया के इसमें आता है। तो उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ऑप्शन ए में है तलबा जो चीजें हकीकी जिंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत करने और अपनी जबान में अदा करने में मुआविन होते हैं। बी में है नन्हे तलबा मुजर्रद फिक्र के अहले तईन होते हैं, इसलिए हकीकी चीजें उनकी बेहतर आमोजिश में मुआविन होती है। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हम सिर्फ अशिया की मदद से नए अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं, ये लफ्जों के सही तलफ्फुज की तदरीस में मुआविन है। हमने दोस्तों आपको ये पढ़ाया है कि जो नन्हे तलबा होते हैं यानी जो छोटे स्टूडेंट हैं, उनका जिन चीजों से वास्ता पड़ता है उसको वो बड़े अच्छे ढंग से समझते हैं, और वो चीज जिसको वो नहीं देखते हैं, तो जिनसे वास्ता पड़ता है उसे ही कहा गया है मादी अशिया, और वो चीज जिसको उसने नहीं देखा उसे कहा गया है गैर मादी। तो इसीलिए हमें पहले मादी चीजों से सिखानी चाहिए और फिर गैर मादी की तरफ ले जानी चाहिए। यानी दोस्तों इसी को कहा गया है कि मूर्त से अमूर्त की ओर। तो अगर कोई उस्ताद हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है तो इसलिए कि जो तलबा चीजें हकीकी जिंदगी में देखते हैं उनसे वो अपने आप को मरबूत करना यानी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और अपनी जबान में अदा करने में उसके लिए क्या होता है, मुआविन होता है, हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में, जबान के क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है क्योंकि इससे उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है। जबान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है, अखलाकियात की तालीम होती है, तफरीह का दिलचस्प माखज है। यानी यह कहा जा रहा है कि जबान के क्लासरूम में तो भाषा का जो क्लासरूम है, जो जबान का क्लासरूम है, तो दोस्तों जबान का मतलब ही हुआ कि जिसमें क्या हो, तरसील हो, यानी जिसमें क्या हो, बातचीत हो, यही ना हो। चूंकि जबान कहते हैं कि अपनी इजहार ख्याल करना और दूसरों के इजहार ख्याल को समझना। तो जबान के क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत। तो कहानी से क्या फायदा होगा, तो दोस्तों कहा जा रहा है कि उस्ताद को आराम का मौका, ये तो सरासर गलत है। अखलाकियात की तालीम, जी नहीं, जबान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है, इसलिए कि जब कहानी सुनाई जाएगी तो इसके अंदर दोस्तों क्या होते हैं, कहानी के अंदर जो है क्या होता है जी, जब कहानी सुनाई जाएगी तो कहानी के अंदर क्या होता है कि वो अल्फाज जिसके माना पता ना हो यानी गैर मानूस अल्फाज आएंगे। कहानी के अंदर क्या होगा कि दोस्तों बच्चे सियाक में माना पता करेंगे। कहानी में क्या होगा कि बच्चे के अंदर ज़रबुल मसल का सही इस्तेमाल पता चलेगा और मुहावरा का सही इस्तेमाल पता चलेगा। तो इसीलिए जबान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में कहा जा रहा है कि तरीक़े अमल के मुताबिक लिखने का काम शुरू करते हुए दर्जे झैल में से किसी उस्ताद को नहीं करना चाहिए। यानी यह कहा जा रहा है कि जब आप लिखने का काम शुरू करते हैं तो वो कौन सा काम है जिसे आप नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए में है मसौदा तैयार करना, प्रूफ पढ़ना, इज्तिमाई गौर खौज और नोट लिखवाना। यानी वो कौन सा काम है जिसे एक उस्ताद को नहीं करना चाहिए, जिसे एक उस्ताद को नहीं करना चाहिए। देखिए लेकिन यहां पर एक चीज ये कहा जा रहा है कि तरीक़े अमल के मुताबिक लिखने का काम शुरू करते हुए, यानी जब आप किसी चीज को लिखने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो भी चीज आप लिखने जाते हैं तो पहले उस पर आप गौर खौज करते हैं, यानी एक खाका तैयार करते हैं। उसके बाद आप दोस्तों उसका फिर क्या करते हैं, इज्तिमाई तौर पर गौर खौज, फिर एक मसौदा तैयार करते हैं, फिर आप उसके एक एक पॉइंट को लाते हैं, उसको नोट करते हैं, फिर उसमें एक फिल्टर करते हैं कि हमें क्या छांटना है क्या नहीं छांटना है। लेकिन लिखने में नोट लिखवाना नहीं आएगा। लिखने में नोट लिखवाना इसलिए नहीं आएगा कि नोट जो है दोस्तों ये किसी और की बात होगी। लिखने का मतलब होता है कि अपने मन के ख्यालात, अपने जज्बात को लिखना, और जब नोट लिखवाया जाएगा तो यहां पर कहीं ना कहीं इमला होगा।
इमला का मतलब डिक्टेशन होगा, और इमला क्या होता है कि सुनकर लिखना। तो लिखने का मतलब होता है कि अपनी मन की बात लिखना, और यहां पर आप दूसरे से लिख रहे हैं तो इसलिए यह नहीं होगा। बाकी मसौदा तैयार करना, प्रूफ पढ़ना, इज्तिमाई गौर व खौज करना, यह सब आएगा, लेकिन नोट लिखवाना नहीं आएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जबान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को जबान की आमोजिश का एक उन्सुर तस्लीम करता है? उन्सुर का मतलब एक पार्ट, यानी वो कौन सा तरीका है जो कि जबान को याद करने का एक पार्ट समझा जाता है कि सीखने का? ऑप्शन ए में है तरसीली रवैया, कुल जिस्मानी रद्द अमल, साख्तियाती रवैया, कवायद के अज्जा के तर्जमे का रवैया। यानी वो कौन सा तरीका है? देखिए, सबसे पहले ये समझे क्वेश्चन में, यानी ये कहा जा रहा है कि जबान की तदरीस यानी भाषा शिक्षण, और जबान की तदरीस का मतलब हुआ कि एक बच्चा भाषा कैसे सीखता है और एक बच्चे को जबान कैसे सिखाया जाए। ठीक है, इसमें कौन सा रवैया ऐसा है जो कि याद करने का जी के लिए कहता है दोस्तों? तो देखिए, सबसे पहले यह है तरसीली रवैया। तरसीली रवैया का मतलब होता है कम्युनिकेशन माध्यम। कम्युनिकेशन माध्यम का मतलब होता है संप्रेषणात्मक दोस्तों जी उपागम। संप्रेषणात्मक उपागम का मतलब होता है बातचीत। तो बातचीत में कोई याद करता है? नहीं करता है, तो इसलिए ये तो आपका नहीं होगा। कुल जिस्मानी रद्द अमल का मतलब हुआ TPR, यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है। ये जब आप किसी चीज को सुनते हैं, जो आपके दिमाग में आता है, उसके बाद आप अपने सारे आज़ा को हरकत में लाते हैं, तो यहां पर भी आप याद करना नहीं आएगा। साख्तियाती रवैया हुआ कि किसी चीज को बेसिक मेथड को जानना, यहां भी नहीं होगा। लेकिन कवायद के अज्जा के तर्जमे का रवैया, कवायद के पार्ट को, तो यहां पर दोस्तों पार्ट को तो आपको याद करना ही होगा, और तर्जमे का रवैया। तो इसीलिए ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि काव्या जबान का उस्ताद है, यानी काव्या नाम का एक शख्स है, वो जबान का यानी भाषा का टीचर है। वो आमोजगारों से मौजू की मुनासबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्जों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे? लफ्जों का खेल, लफ्ज बनाना, तरकीबे लफ्जी, लफ्जों का हाल, हाल नहीं होना चाहिए, जाल होना चाहिए जी। 10 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा दोस्तों आप समझें। यह कहा जा रहा है कि काव्या नाम की एक उस्तानी जी है जो अधिगम करता यानी कि आमोजगारों से कहती है कि मौजू के मुनासबत से, अब मौजू यानी जो कोई एक टॉपिक दिया गया उसके मुनासबत से अल्फाज ढूंढने के लिए और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कि जो दूसरे लफ्ज के शुरू में या आखिर में। तो अगर किसी लफ्ज के शुरू में कोई लफ्ज या हर्फ लगता है तो इसी को कहते हैं साबका। जैसे कि आप देखिएगा, एक लफ्ज हम लिखते हैं जवाब और इसके शुरू में लग गया ला, तो यह आपका हो जाएगा लाजवाब। तो यहां पर क्या हो गया? साबका। और अगर इसके आखिर में लगेगा तो जैसे हम लिखते हैं अकल और आखिर में लिख दिया हमने मंद, तो ये हो गया आपका अकलमंद। तो इसको कहते हैं लाहिका। यानी ये कहा जा रहा है कि वो साबका और लाहिका करने के लिए कह रही है। तो इसको क्या कहेंगे मेरे भाई? इसको लफ्जों का खेल तो नहीं कहेंगे। लफ्जों का खेल ये होता है कि बहुत सारे अल्फाज दिए गए, उसमें से कुछ अल्फाज को निकाल कर कोई नए अल्फाज बनाए जाएंगे तब। अच्छा, लफ्ज बनाना, लफ्ज बनाना यह होता है कि बहुत सारे हर्फ को जोड़ना होता तब लफ्ज बनाना होता। लफ्जों का जाल यह होता कि जुदूल साजी में अल्फाज होते, जुदूल का मतलब खंड में होता, तब लफ्जों का जाल होता। लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है कि आपको साबका बनाना है या फिर आपको लाहिका बनाना है, यानी कि लफ्जों को आपको जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब ही होता है तरकीब लफ्जी हो जाएगा ये। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में कि बच्चों को अच्छा कारी बनाने के लिए इनमें लफ्जियात को फरोग देना एक अच्छा अमल है। दर्जे झैल में से कौन लफ्जियात को फरोग देने की बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है? यानी यह कहा जा रहा है कि एक टीचर एक बच्चे को अच्छा कारी, कारी का मतलब हुआ पढ़ना, पढ़ने वाला। जैसे कोई किताब आप पढ़ते हैं ना, तो आप भी कारी हैं। तो बच्चों को अगर हमको अच्छा पढ़ने वाला बनाना है तो उनमें लफ्जियात को फरोग देना एक अच्छा अमल है। देखिए, कोई अच्छा पढ़ने वाला कब हो सकता है? जब उनको ज्यादा से ज्यादा अल्फाज के माना पता हो।
तो जब एक स्टूडेंट को हमें अच्छा पढ़ने वाला बताना है तो उनमें भी लफ्जियात को फरोग देना होगा, यानी उसके अंदर डिक्शनरी पावर को मजबूत करनी होगी। दर्जे झैल में से कौन लफ्जियात को फरोग देने का एक बेहतरीन हिकमत अमल, यानी वो कह रहे हैं कि मुंदरजा झैल में वो कौन सी चीज है जिससे लफ्जियात को फरोग दिया जा सकता है। ऑप्शन ए में है तलबा मतन में मुस्तामल मुश्किल अल्फाज को निशानजद करते हैं और उनको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि तलबा जो मतन में जो मुश्किल अल्फाज आए उसको वो निशानजद करे और फिर उसको जुमलों में इस्तेमाल करे। तो मुश्किल अल्फाज तो ऐसे भी कठिन होता है, फिर उसको जुमलों में इस्तेमाल करना बड़ा टफ हो जाएगा, तो इसीलिए ये नहीं हो पाएगा। तलबा नए अल्फाज के माना के कयास के लिए सियाक को बरूए कार लाना सीखते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि अगर किसी लफ्ज का नया अल्फाज आपको पता करना है तो उसके लिए संदर्भ को आप क्या लाइए, आगे लाइए। संदर्भ का मतलब यह है कि जब हमें किसी लफ्ज का माना पता नहीं होता है तो हम आगे पीछे से दिमाग पर जोर देके उसका माना पता करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे लफ्जियात का फरोग होगा। तो बी वाला आपका बिल्कुल अब तक सही लग रहा है। तलबा मुतजाद मुतरादिफ अल्फाज की तवील फहरिस्त को याद करते हैं। याद करना एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए यह वाला आपका नहीं होगा। तलबा का जब किसी नए अल्फाज से साबका पढ़ता है यानी वास्ता पढ़ता है तो वो लोगत देखें। लोगत देखना या उस्ताद से पूछना ये एक टेक लगाना होता है, इसलिए ये वाला भी आपका नहीं होगा। और बेस्ट जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वकूफियत पसंदी के मुताबिक बच्चे जबान की आमोजिश मुअस्सर तरीके से करते हैं जब वकूफियत पसंदी यानी कि कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिन लोगों ने दिया उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बच्चे जबान की आमोजिश बहुत बेहतर तरीके से करते हैं जब, यानी बच्चे जबान की आमोजिश सबसे बेस्ट तरीके से कब करते। ऑप्शन ए में है बच्चे तख्ते स्याह से जवाबात साफ साफ नकल करते, यानी बोर्ड से जवाबात साफ साफ नकल करते हैं। उस्ताद मुख्तलिफ महारतों पर मबनी कामों और सरगर्मियों में शिरकत के लिए तलबा की हौसला अफजाई करते हैं, यानी आप बच्चे को उभारते हो, मोटिवेट करते हो कि ये काम तुम कम कर सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है जी। अब पहला नकल करना ये निगेटिव है, ठीक है। उस्ताद क्लास को कंट्रोल करता है और बच्चों को बहुत कम मौका देता है, जबकि दोस्तों हमें यह कहा गया कि बच्चे अपने इल्म की तश्कील खुद करते हैं और हमें उसको मुकम्मल टाइम देनी चाहिए, तो ये कम मौका देना ये कहीं ना कहीं गलत है। वो बच्चों को कवायद के उसूल याद करना वर्ड आ गया है, तो ये आपका निगेटिव होगा। बिल्कुल आपका परफेक्ट जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहानी को बतौर तदरीसियाती आलाकार इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए में है जबान व अदब की महारतों को फरोग देने के लिए, क्लासरूम में नज्म व जब्त बनाए रखने के लिए, सुनने की सरगर्मियों में बच्चों को शामिल करने के लिए, बच्चों में बोलने की महारत को फरोग देने के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दोस्तों कहानी को बतौर तदरीसियाती आलाकार, यानी कहानी को जो दरसी आलाकार है उसके तौर पर इस्तेमाल करना, क्यों किया जाता है इस्तेमाल। तो ऑप्शन ए में यह कहा जा रहा है कि जबान व अदब की महारतों को फरोग देने के लिए, यानी इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों जो भाषा की महारत है कौन कौन, तो LSRW, इसको फरोग देने, इसको डेवलप करने के लिए। तो जाहिर सी बात है जब आप कहानी सुनेंगे तो सुनना भी आएगा, समझना भी आएगा, आपको बोलना भी आएगा, थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा तो पढ़ना भी आएगा। इसमें कहा जा रहा है कि क्लासरूम में नज्म व जब्त को बरकरार रखने के लिए, नज्म व जब्त को बरकरार रखने के लिए कहानी सुनाना ये कहीं से भी लॉजिक नहीं है। सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए, जब आप किसी कहानी को बतौर तदरीसियाती आलाकार इस्तेमाल किया जाता है, यहां पर इस्तेमाल करना शब्द है, यह नहीं है कि सुनाया जाता है। अगर यह होता कि कहानी सुनाया जाता है तब आपका होता कि सुनने की सरगर्मी में जी बच्चों को शामिल करना मकसद है, तो इसीलिए यह वाला आपका कट जाएगा। बच्चों में बोलने की महारत को फरोग देना, देखिए जब आप ये देंगे ना कि जबानो अदब की महारत को फरोग देना, तो जबानो अदब की महारत में सुनना और बोलना दोनों आ जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो राइट हो जाएगा। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं
एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जी, एक बार वीडियो को लाइक कर दें आप जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं जी, एक बार पहले लाइक कर दें, बहुत सारे लोग भूल गए जी, लाइक कर दीजिए। महामैराथन क्लास में भी बहुत कम लाइक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तख्लीककार बच्चों की जरूरत के मुताबिक उस्ताद किसके जरिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं? ऑप्शन ए में है गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए कहकर, पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए ग्रेडिंग देकर, बच्चों की कवायदी गलतियों के बारे में तफसीली फीडबैक फराहम करके, उनके कामों की तारीफ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दोस्तों ये कहा जा रहा है कि तख्लीककार बच्चों की जरूरत के मुताबिक उस्ताद के जरिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। यानी ये कह रहा है तख्लीककार का मतलब जो रचनात्मक बच्चे हैं, यानी जो क्रिएटिविटी स्टूडेंट है, यानी जो खुद से अपने बहुत सारे क्या कहते हैं काम को अंजाम देते हैं। तो अगर तख्लीककार बच्चों की जरूरत के मुताबिक उस्ताद किसके जरिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं कि हम ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो कैसे इजहार कर सकते हैं? ऑप्शन ए में कहा गया कि गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए कह के कि गलती जो है गलतियों का नजरअंदाज कर देना। तो नजरअंदाज तो नहीं करना है, पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए ग्रेडिंग देना, ग्रेड देना, नंबर देना, ये कहीं ना कहीं निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला भी आपका राइट नहीं होगा। बच्चों की कवायदी गलतियों के बारे में तफसीली फीडबैक फराहम करके, देखिए हम किसी के भी इस्लाह सबके सामने नहीं करेंगे तो इसलिए ये वाली बात भी कट जाएगी। उनके कामों की तारीफ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके। ये स्टूडेंट जो तख्लीककार हैं बहुत अच्छे, इन्होंने होमवर्क बनाया है, माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा कारकर्दगी है ना, बस इतना ही। तो ये आपका बिल्कुल कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में कि इब्तिदाई आवाजों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से जबान की तदरीस का आगाज किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जबान की आमोजिश में कवायद और तलफ्फुज यकसा बराबर अहमियत रखते हैं। तरसील की एक बुनियाद कवायद है। तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। अपने आप जबान सीखने में तलफ्फुज की कोई जगह नहीं होती। 15 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान दीजिएगा तो आप इसमें क्या कहा जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि इब्तिदाई आवाजों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों में जबान की तदरीस का आगाज किया जाता। मतलब एक टीचर जब क्लासरूम में आता है तो वो किताबी भाषा न बोलकर एक ऐसी भाषा बोलता है जो बच्चे बिल्कुल नेचुरली हो, जो बच्चे के बिल्कुल दिलो दिमाग पर जाकर बस जाता हो, वो भाषा बोलता है। तो जब इब्तिदाई आवाजों और उनके मिलाप के बजाय दोस्तों सादा जुमला यानी बच्चों की मादरी जबान का इस्तेमाल करता है, ये आगाज करता है, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए में है कि जबान की आमोजिश में कवायद और तलफ्फुज यकसा बराबर अहमियत रखते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि कवायद और अदायगी दोनों बराबर रोल रखते हैं। और बी में है कि तरसील की एक बुनियाद कवायद है। यानी तरसील तभी होगा जब कवायद हो, जी नहीं, तरसील के लिए कवायद का होना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ये वाली बात कट जाएगी। तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि कम्युनिकेशन, जैसे हम सिर्फ आपको अलिफ बोलें बा बोलें तो इसको तरसील नहीं कहेंगे। तरसील का मतलब हुआ कि हम अपने इजहार ख्याल करें और आपके इजहार ख्याल को समझें। तो ये कब होगा? जब मुकम्मल जुमला होगा। तो इसलिए तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7वीं जमात का उस्ताद जबान की क्लास में बसरी आमोजगारों की तदरीस के लिए यूट्यूब के वीडियो, समई आमोजगारों के लिए रिकॉर्डिंग्स और हुर्की आमोजगारों के लिए तामुली खेल का इस्तेमाल करता है। उस्ताद के इस्तेमाल करता मल्टीमीडिया अफराद की जरूरतें पूरी करते हैं। ये क्या कहलाएगा? आमोजिशी खामियां, मुस्तनद मवाद, लिसानी फर्क और आमोजिशी अंदाज। सबसे पहले इसके अंदर कुछ हार्ड अल्फाज हैं, उसको पहले आप समझ लें, उसके बाद दोस्तों अब आगे देखेंगे। यानी यह कहा जा रहा है कि 7वीं जमात का उस्ताद जो है जबान की क्लास में, भाषा के कक्षा में बसरी आमोजगार, बसरी का मतलब होता है जो देखने वाले हैं, तो बसरी के लिए यानी जो देखने वाले हैं उसके लिए क्या कर रहा है? यूट्यूब के वीडियो, कि वो जो है ना यूट्यूब के वीडियो से देखकर सीख लेगा।
और समई आमोजगार, समई का मतलब होता है सुनना, यानी सुनने वाले के लिए वो क्या कर रहा है, तो रिकॉर्डिंग्स, क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग्स के जरिया, कि वो जो है रिकॉर्डिंग्स के जरिया सीख लेंगे। और उसके बाद हुरकी महारत, हुरकी महारत का मतलब होता है साइकोमोटर, यानी कि जो दोस्तों आपका क्या कहते हैं मोटर स्किल, है ना, उसके लिए जो है ना तामुली खेल का इस्तेमाल, हुरकी महारत के लिए तामुली खेल का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो चीज दिया जा रहा है। तो एक अच्छे टीचर की पहचान यही है कि आपको आवश्यकता के अनुसार जो चीज की जरूरत हो वो चीज आपको मिले। यही क्या कहलाएगा, आमोजिशी अंदाज, यही क्या कहलाएगा, सीखने का तरीका। जी, तो आपका जो है ना ये ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वकूफियत पसंद नजरिया के मुताबिक जबान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तौर पर देखना चाहिए। वकूफियत पसंद यानी कि कॉग्निटिव मेथड, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण से अगर कोई बच्चा गलती करता है तो हमें उसको किस तौर पे देखना चाहिए। ऑप्शन ए में है पहले इस्लाह की जाने वाली और फिर दोबारा करने से बचने वाली चीज, कि पहले उसकी इस्लाह करें और दोबारा करने से बचने के लिए। आमोजिशी अमल में बच्चों की ऐसी लापरवाही जिस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है, यानी ये कह रहे कि बच्चे अगर गलती करें तो उस पर फौरन ध्यान दीजिए। आमोजिश में रुकावट और खलल, यानी ये कहे कि जो बच्चा गलती करेगा उसके आमोजिश में रुकावट है। और डी में है गौर फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोजिश का हिस्सा, यानी अगर कोई बच्चा गलती करता है तो वो इस बात की दलील है कि वो सीख रहा है। तो ये जो है ना डी वाला आपका बिल्कुल राइट है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर में है जबान की दरसियात यानी निसाबी या दरसी कुतुब में अदब की शमूलियत का सबसे अहम उन्सुर क्या है। यानी यह कहा जा रहा है कि जो जबान की किताब है, तो जबान का मतलब हुआ भाषा यानी बातचीत, तो उसमें अदब को, अदब का मतलब हुआ साहित्य, साहित्य को क्यों शामिल किया जाता है, इसका मकसद क्या है। ऑप्शन ए में दूसरी तहजीब के समझने में तलबा की मदद मिलती है, अपनी जाती रद्द अमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई करता है, यह सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफा करता है, यह मुस्तनद मवाद होता है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि जबान की दरसियात यानी कि निसाबी किताब में अदब यानी कि साहित्य को शामिल करने का मकसद क्या है। दोस्तों इससे क्या होता है कि जब अदब यानी साहित्य, साहित्य को शामिल किया जाएगा तो इसमें अलग अलग कल्चर को पता चलेगा। तो इसीलिए यह कहना कि दूसरी तहजीब के समझने में तलबा की मदद मिलती है, ठीक है, लेकिन अपनी जाती रद्द अमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई होती है। क्योंकि अदब के कई माना होते हैं तो इसमें जो है बच्चे को अपनी जाती तौर पर रद्द अमल यानी इजहार ख्याल का मौका मिलेगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर जो है बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला 19 नंबर में कहा जा रहा है कि रोल प्ले को जबान के हर क्लासरूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि रोल प्ले से क्या होता है, रोल प्ले से दोस्तों एक फितरी माहौल मिलता है, और जब फितरी माहौल मिलेगा तो इससे जो है बच्चा किस तरह सीखेगा, तो फितरी अंदाज में सीखेगा। और सारे लोगों ने यही कहा है कि बच्चे को हमें फितरी माहौल में फितरी अंदाज में सिखाना चाहिए। तो रोल प्ले को जबान के हर क्लासरूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, यह बच्चों को कहानी याद करने के काबिल, याद करना निगेटिव वर्ड है, कट जाएगा, यह बच्चों को जबान के बारे में बामाना गुफ्तगू में शिरकत होने के काबिल बनाता है। तो बिल्कुल सही लग रहा है कि ये बच्चे को जबान के बारे में बामाना गुफ्तगू, क्योंकि वो अपने हमजोलियों के साथ बातचीत करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या होगा, एक बामाना होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको किसी आपके उम्र से बहुत ऊपर लोगों से बातचीत करने का, तो वहां वो आपके लिए बामाना नहीं हो सकता, लेकिन आप अपने हमजोलियों के साथ बात करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है ना एक फितरी अंदाज में सीखने का मौका मिलेगा, तो वो आपके लिए बामाना है। तो इसलिए ये वाली बात सही लग रही है। ये बच्चों को आजादाना गप मारने के काबिल बनाता है, जी नहीं, ये आपका निगेटिव है। ये क्लासरूम में नज्म जब्त बनाए रखने का मुअस्सिर तरीका है, जी नहीं, ये भी कट जाएगा। आपका जो है बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
दर्ज झैल में से कौन दुरुस्त है, यानी मुंदरजा झैल में कौन सा बयान जो है वो दुरुस्त है? ऑप्शन ए में है एराबो रुमूज मतन को खूबसूरत बनाने में मुआविन होते हैं। एराबो रुमूज मतन के मुताले की रवानी में रखना अंदाज होते हैं। एराबो रुमूज जुमले के माना बदल देते हैं। एराबो रुमूज बमुश्किल जुमले के माना रद्द बदल करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर दो चीज आप समझिए। एक तो यहां पर रखना का मतलब हुआ खलल डालना, है ना। सबसे पहले एक लफ्ज आप जानिए एराब। एराब का मतलब हुआ दोस्तों जबर जेर पेश। क्या होता है? जबर जेर पेश हम लोग बोलते हैं ना, ये एराब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, रुमूज का मतलब क्या होता है? तो रुमूज का मतलब होता है कि जो निशान होते हैं ना, जैसे अगर आपको कोई ये पूछे कि ये क्या है तो सवालिया निशान है। कोई आपको पूछे ये क्या है तो खत्मा है। कोई ये पूछता है कि ये क्या है तो कौसैन है, जिसको आप ब्रैकेट कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? रुमूज कहलाता। अब हमें ये कहा जा रहा है कि दोस्तों एराबो रुमूज मतन को खूबसूरत बनाने में मुआविन होते हैं, यानी कहा जा रहा है कि पैराग्राफ को ना ये खूबसूरत बनाता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे। एराब और रुमूज मतन के मुताले की रवानी में रखना, यानी ये कहा जा रहा है कि जबर जेर पेश अगर मतन में होगा ना तो उसके मुताला में जो रफ्तार होनी चाहिए ना उसमें वो खलल डालेगा। ये उल्टी बात बोल रहा है, बल्कि अगर जबर जेर पेश लगा होगा तो दोस्तों आप और जल्दी पढ़ेंगे, तो इसलिए ये वाली बात गलत है। एराब और रुमूज जुमले के माना बदल देते। बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ ऐसे लिखा जाए और अगर इसी में आप नीचे जेर देते हैं तो जुदा और ऊपर दे देते हैं तो खुदा। तो गोया पता ये चला कि एराब और रुमूज जो है ये माना को बदल देते हैं। जे अगर हम यही लिखते हैं, जैसे देखिएगा हमने लिखा कि साजिद आया, साजिद आया, हमने यहां पे ऐसे लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया कि खत्मा फुल स्टॉप, यानी हम एक चीज की खबर दे रहे हैं। और अगर हमने यही ऐसे लिख दिया कि साजिद आया, इसके बाद हमने सवालिया निशान सिर्फ लगा दिया, तो इसका मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं, यानी कि हम पूछ रहे हैं ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ? तो दोस्तों ये रुमूज औकाफ के बिना पर हुआ। तो एराब और रुमूज क्या करते हैं? जुमले के माना को बदल देते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला, NEP 2020 के मुताबिक स्कूली तालीम का नया ढांचा क्या है? 5+3+3+4 और 2+3+3+5 और ये है 10+2 और उसके बाद है 3+3+6। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था सबसे अभी उस दिन मैराथन क्लास में हमने आपको कराया था कि एक आपका है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन को दोस्तों DS है ना सिंह कहा जाता है, कि यानी दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी इसे कहा जाता है। दौलत सिंह कोठारी जो कि 1964 में बनाई गई थी और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है 1966 में पेश किया था। उसके बाद इन्होंने ही से लिसानी फॉर्मूला का सबसे पहले क्या दिया था? रिकमेंड किया था। और उसके बाद 10+2 का जो है इन्होंने ही ये किया था। लेकिन उसके बाद NEP 2020 जो आया, हालांकि 1986 उसके बाद आया है। NEP 2020 का मतलब यह हुआ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई तालीमी पॉलिसी, इसमें यह बात करता है किसका? 5+3+ और दोस्तों 3+4। ये 5 क्या है? तो ये फाउंडेशनल स्टेज है। यानी पहले जो है दोस्तों RTE एक्ट 2014 में यह बात की गई थी कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम होगी। लेकिन NEP 2020 में यह कहा गया कि 3 से लेकर है ना 18 साल तक के बच्चों का मुफ्त और लाजमी तालीम होगा। तो ये जो 5 साल है ये आपका होगा फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें 3 से लेकर 8 साल के उम्र के बच्चे इसमें आएंगे। और जब फिर इसमें 3 लाइएगा तो 8 से 11 हो जाएगा। इसी तरह ये आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है? 5+3+3+4। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नई तालीमी पॉलिसी में बुनियादी यानी कि फाउंडेशनल स्टेज मरहला किस उम्र के बच्चे पर मुश्तमिल है? ऑप्शन ए में है 3 से 6 साल, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है 6 से 10 साल और 5 से 11 साल और 3 से 8 साल। आपने पढ़ा है कि इसका जो ढांचा है वो आपका है 5+3
और +3 और प्लस में 4, यानी दोस्तों ये जो 5 है, तो NEP 2020 ये कहता है कि हमें 3 से लेकर 18 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम देना है। पहले क्या था, तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम, तो गोया के 3 से शुरू होगा। ये 5 साल का मुद्दत है, तो 3 से शुरू होगा, तो दोस्तों क्या होगा, 3 से 8 साल। यही क्या कहलाता है, फाउंडेशनल स्टेज, यानी कि बुनियादी दोस्तों ये। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। प्लीज मेरे भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दे जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। कौमी दरसियात का खाका यानी NCF किस इदारे के जरिए तैयार किया जाता है, UGC या SCERT, NCERT और दोस्तों CBSE। याद रखिएगा, NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। नेशनल लेवल पर दोस्तों एक ये दस्तावेज है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या आपका निसाब होना चाहिए। तो ये जो है ना, इसको दोस्तों किसने तैयार किया था, तो NCERT ने, नेशनल काउंसिल है ना एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और NCERT को कब बनाया गया, कब कायम हुआ था, तो ये कायम हुआ था 1961 में। कब कायम हुआ था, 1961 में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान की सरकारी जबान कौन सी है, हिंदी जबान है, उर्दू जबान है, अंग्रेजी जबान है और संस्कृत जबान है। देखिए आप एक चीज ये याद रखिएगा, अगर आपको पूछ ले कि कौमी जबान कौन सी है, तो दोस्तों कौमी जबान का मतलब हुआ राष्ट्रीय भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज। तो भारत एक बहुभाषिक देश है, इसीलिए इसकी कोई भी कौमी जबान नहीं है। रहा सवाल सरकारी जबान के बारे में, तो सरकारी जबान हिंदी जबान है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अब अगर आपको यह पूछ ले कि यह बताइए कि मुआविन सरकारी जबान कौन सी है, तो मुआविन सरकारी जबान यानी कि सहायक राजकीय भाषा, तो दोस्तों इसका जो दर्जा मिला हुआ है वो किसको मिला हुआ है, तो अंग्रेजी को। किसको मिला हुआ है, अंग्रेजी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान के आईन के किस हिस्से में सरकारी जबान से मुताल्लिक दफात दर्ज हैं? ऑप्शन ए में हिस्सा 17, और ये जो है ना रोमन में लिखा हुआ है 17, ये 10 है, और ये 5 है, और ये 2 है। तो 10 और 5 15 और 2 17 हो जाएगा ना। हिस्सा चहारुम में, हिस्सा सोम में और हिस्सा 20 में। तो दोस्तों सरकारी जबान के बारे में जो जिक्र है वो आपको मैंने पढ़ाया था कि जुज 17, जी मैराथन क्लास में याद कीजिएगा, जुज 17 यानी कि पार्ट 17 में है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरकारी कामकाज में हिंदी के साथ किस जबान को मुआविन जबान का दर्जा हासिल है? अंग्रेजी जबान का, संस्कृत का और उर्दू का और बंगाली का। तो दोस्तों मुआविन सरकारी जबान यानी कि सहायक सरकारी ये राजकीय भाषा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है राइट हो जाएगा। हिंदुस्तान में क्लासिकी जबान का दर्जा किसके जरिया दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जरिया, मरकजी हुकूमत के जरिया, पार्लियामेंट के जरिया और NCERT के जरिया। क्लासिकल लैंग्वेज जिसे दोस्तों शास्त्रीय भाषा कहा जाता है, और ये उस जबान को कहते हैं जो जबान क्या हो, कदीम जबान हो, जिसमें जबान में कोई अहम किताबें लिखी हो, जिसकी कम अज कम 2000 साल क्या हो, तारीख हो। जी तो क्लासिकी जबान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहले जो क्लासिकी जबान थी वो दोस्तों कितनी थी, 6, लेकिन 2024 में 5 और नई जबानों को क्लास की जबान का दर्जा मिला हुआ है। तो इसलिए अभी जो क्लास की जबान है कितनी है, कुल 11 है। और क्लास की जबान का जो है किसके जरिया दोस्तों, तो मरकजी हुकूमत के जरिया दोस्तों इसका दर्जा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला, दर्ज झैल में से कौन सी जबान है हिंदुस्तान की क्लास की जबानों में शामिल है? यानी यह कहा जा रहा है कि वो कौन सी जबान है जो क्लास की जबान में शामिल है। उर्दू हिंदी, उर्दू हिंदी जो है ये दोस्तों जदीद जबान है। बंगाली पंजाबी और दोस्तों हिंदी संस्कृत। देखिए संस्कृत है लेकिन हिंदी जो है ये क्लास की नहीं है, इसलिए कट जाएगा। लेकिन आप देखेंगे तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये आपके आ जाएंगे किसमें, तो क्लास की जबान में। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि से लिसानी फॉर्मूला का बुनियादी मकसद क्या है? सिर्फ अंग्रेजी सिखाना, एक ही जबान को फरोग देना, इलाकाई जबानों को खत्म करना,
लिसानी हम आहंगी और कसीर लिसानी सलाहियत पैदा करना। से लिसानी फॉर्मूला का मतलब यह हुआ कि किसी भी 3 जबानों में हमें क्या करना है, बच्चे को सिखाना होगा, जिसमें जो पहली जबान होगी वो होगी मादरी जबान। क्या होगी? मादरी जबान जी। तो दोस्तों इसका यह नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजी सिखाना, कट जाएगा, एक ही जबान का फरोग नहीं कट जाएगा, बल्कि लिसानी हम आहंगी और कसीर लिसानी सलाहियत को फरोग देना। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। से लिसानी फॉर्मूला के तहत आमतौर पर कौन सी जबानें शामिल होती है, यानी यह कहा जा रहा है कि से लिसानी फॉर्मूला के तहत कौन कौन सी जबानें शामिल होती है। तो पहला यह कहा गया मादरी जबान हिंदी और अंग्रेजी, इलाकाई जबान हिंदी अंग्रेजी, उर्दू हिंदी अंग्रेजी, मादरी या इलाकाई जबान हिंदी और अंग्रेजी। यानी यह कहा गया कि से लिसानी फॉर्मूला के तहत कौन कौन सी जबानें जो हैं वो दोस्तों क्या होती है, शामिल होती है। देखिए एक चीज आप ये समझ लें कि अगर हम ये कह दें कि दोस्तों मादरी जबान और हिंदी और अंग्रेजी, तो जाहिर सी बात है कि जहां पर मादरी जबान हिंदी है तो वहां पर एक और जबान इलाकाई जबान होनी चाहिए और एक जबान जो है ना इंटरनेशनल जबान होनी चाहिए। तो इसीलिए ये वाली बात कट जाएगी। अच्छा, इलाकाई जबान पहले नहीं आएगी बल्कि पहले मादरी जबान आएगी, तो इसलिए ये कट जाएगा। उर्दू हिंदी, अब मान लीजिए कि तेलुगु कन्नड़ जो उस एरिया में, साउथ इंडिया में, तो उसके लिए तो फिर यहां नहीं परफेक्ट बैठेगा, इसलिए भी कट जाएगा। लेकिन ये वाला बिल्कुल सही है कि मादरी या इलाकाई जबान और हिंदी और एक आपका अंग्रेजी जबान, ये आपका बिल्कुल सही है। इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दर्जे झैल में से कौन सा बयान से लिसानी फॉर्मूला के बारे में दुरुस्त है। ऑप्शन ए में है ये लिसानी तनूअ के एहतराम पर मबनी है। तनूअ के मतलब होते हैं अकसाम। ये सिर्फ आला तालीम के लिए है, ये सिर्फ स्कूलों के लिए, ये एक जबान को खत्म करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि ये बहुभाषिकता, यानी हिंदुस्तान जो एक बहुभाषिक देश है, यानी कसीर लिसानियात वाले मुल्क हैं, तो इसका ये एहतराम करता है, यानी सबकी मादरी जबान, उसकी जबान का सम्मान करता। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल ग्रामर से क्या मुराद है, जिसे कहा जाता है सार्वभौमिक व्याकरण। और इसी सार्वभौमिक व्याकरण को दोस्तों उर्दू में कहते हैं आलमगीर कवायद। क्या कहते हैं? आलमगीर कवायद, या फिर इसे ही कहा जाता है आफाकी कवायद जबान, आफाकी कवायद जबान। अब ये क्या है? तमाम जबानें एक जैसी होती है, कवायद याद करने का तरीका है, जबान के बुनियादी उसूल जो फितरी तौर पर मौजूद होते हैं, और तहरीरी ये क्या कहते हैं, कवायद। यूनिवर्सल ग्रामर का जो है ना, ये एक इंटरनेशनल, जिसको आप कह सकते हैं कि थॉट, ये किसने दिया था? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि ये किसने कहा था। तो नोम चॉम्स्की ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? तो नोम चॉम्स्की ने। किसने कहा था ये? कि नोम चॉम्स्की ने क्या कहा था? तो नोम चॉम्स्की ने कहा था कि हर इंसान के दिमाग में एक क्या होता है, लेड होता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी जबान सीखने की सलाहियत हर इंसान के अंदर फितरी होती है, खुल्की होती है, पैदाइशी होती है, जन्मजात होती है। और यह कहा कि हर इंसान जबान की सलाहियत लेकर पैदा होता है, इसी को कहा गया यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि आलमगीर कवायद, आफाकी कवायद जबान। तो इसीलिए जबान के बुनियादी उसूल जो फितरी तौर पर मौजूद होते हैं, यानी सबके अंदर यह चीज होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी। और यूनिवर्सल ग्रामर किससे मुताल्लिक है? तो नोम चॉम्स्की से मुताल्लिक है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के इस क्लास में हम लोगों ने जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको हमने कराया। बाकी मेरी दुआएं हैं आपके साथ कि अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, मेहनत करें। मैं यही कहूंगा आपसे, आप जो इधर उधर की बातें करते हो उनसे हट के आप ईमानदारी से मेहनत करो, कामयाबी जरूर मिलेगी एक न एक दिन। और कामयाबी देर में ही मिलती है, कोई उसका शॉर्टकट की नहीं होता है कि आप 1 घंटे में 2 घंटे में आपको कामयाबी मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।